जी अनामिका में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य तो देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो कब होती है? तो 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और इससे पहले हरिहर और बुक्का कहाँ? तो वारंगल के, कहाँ के? तो वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव, काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। इन दोनों भाइयों ने विजयनगर की स्थापना कहाँ पे की थी? तो विजयनगर की स्थापना की थी तुंगभद्रा नदी पर। और इन्होंने संत विद्यारण्य और उनके भाई माधव विद्यारण्य से आशीर्वाद प्राप्त किया था। आशीर्वाद लिया था किससे? तो संत विद्यारण्य से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी, जो कि कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। कहाँ पे? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। और इस साम्राज्य के जो अवशेष हैं वो आज भी हम्पी के खंडरों के रूप में कर्नाटक में मौजूद हैं। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, हम्पी के खंडरों को। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए मुख्य रूप से विदेशी यात्रियों के विवरण, शिलालेख और तांबे के जो अभिलेख हैं उनका प्रयोग किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य में 4 प्रमुख वंश हुए। तो 4 राजवंशों ने इस पर शासन किया है विजयनगर साम्राज्य पर। कौन से हैं? तो संगम वंश 1336 से 1485 तक। उसके बाद आता है सालुब वंश 1485 से 1505। फिर है तुलुब वंश, तो तुलुब राजवंश 1505 से 1570 और अराविडु वंश 1570 से 1650। संगम, सालुब, तुलुब, अराविडु। कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पूछ लिया जाता है, तो ऐसे याद रखना है संगम, सालुब, तुलुब, अराविडु। संगम वंश, तो संगम वंश की जो स्थापना है वो हरिहर प्रथम ने की थी। किसने? तो संगम वंश की स्थापना जो है हरिहर प्रथम ने 1336 में की थी। और 1336 से 1356 तक हरिहर प्रथम का शासन रहा। विजयनगर साम्राज्य के पहले शासक हरिहर प्रथम थे और इन्होंने होयसल राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो होयसल राज्य को जो अपने साम्राज्य में मिलाया था, विजयनगर में मिलाया था, संगम राजवंश में मिलाया था तो हरिहर प्रथम ने। और इन्होंने मुदगल और बालाकोट के क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था। और अगला है बुक्का प्रथम। तो बुक्का प्रथम 1356 से 1377। बुक्का प्रथम 1356 से 1377। हरिहर के बाद उनके भाई बुक्का प्रथम ने शासन संभाला। तो हरिहर के बाद उनके भाई बुक्का प्रथम, किसने? तो बुक्का प्रथम ने शासन संभाला। और इन्होंने वेद मार्ग प्रवर्तक की उपाधि धारण की थी। वेद मार्ग प्रवर्तक या वेद मार्ग प्रतिष्ठापक भी कहा गया है। तो ये उपाधि किसने धारण की थी? तो बुक्का प्रथम ने धारण की थी। और बुक्का प्रथम के शासनकाल में कृष्णा और तुंगभद्रा का जो दोआब क्षेत्र था उसको लेकर बहमनी साम्राज्य के साथ लंबे संघर्ष की शुरुआत हुई थी। तो बुक्का प्रथम के समय ही हुई थी। तो बुक्का प्रथम के समय ही कृष्णा तुंगभद्रा दोआब को लेकर बहमनी के साथ लंबे संघर्ष की शुरुआत हुई। और इन्होंने चीन में अपना एक दूत मंडल भी भेजा था। तो बुक्का प्रथम ने चीन में अपना एक दूत मंडल भी भेजा था। हरिहर दूत थे, तो हरिहर दूत थे 1377 से 1404 तक। 1377 से 1404 ईस्वी तक शासन किया हरिहर दूते ने। और इन्होंने तो महाराज हरिहर दूते ने महाराज अधिराज और राज राजेश्वर की उपाधियां धारण की थी। हरिहर दूते की उपाधियां थी महाराज अधिराज और राज राजेश्वर। और इन्होंने पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह गोवा और चाउल को बहमनी राज्य से छीन लिया था। तो किसने छीना था? जो बंदरगाह थे उन्हें, बंदरगाहों को बहमनी से छीना था, तो हरिहर दूते ने। और इसके बाद आता है देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1406 से 1422 ईस्वी, 1406 से 1422 ईस्वी तक शासन किया देवराय प्रथम ने। और देवराय प्रथम ने अपनी राजधानी में पानी की कमी को दूर करने के लिए तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था और नहरों का निर्माण भी कराया था। तो नहरों का निर्माण कराया, बांध बनवाया तुंगभद्रा नदी पर, किसने? तो देवराय प्रथम ने। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया और नहरों का निर्माण भी कराया। और इसके शासनकाल में
प्रसिद्ध इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी 1420 ईस्वी। निकोलो कॉन्टी 1420 ईस्वी में विजयनगर आया था। इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी जो 1420 में विजयनगर आया था, तो वो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। और ये प्रसिद्ध कवि नहीं, ये यहाँ पे गलत ऐड हो गया है, ये तो देवराय दूते के समय पे थे। अगला है देवराय दूते 1422 से 1446। 1422 से 1446 शासनकाल है देवराय दूते का, और ये संगम वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक था। तो संगम वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक तो देवराय दूते है, देवराय दूते। इसे इमाद देवराय या फिर प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। तो इमाद देवराय और प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? देवराय दूते को, ना कि देवराय प्रथम को। और इसके शासनकाल में, तो देवराय दूते के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो अब्दुल रज्जाक जो फारसी राजदूत था, देवराय दूते के शासनकाल में भारत आया था। इसने अपनी सेना को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए मुसलमानों को सेना में भर्ती करना शुरू किया और उन्हें जागीरें भी दी थी। तो लगभग 2000 मुस्लिमों को इसने अपनी सेना में भर्ती किया था। किसने? तो देवराय दूते ने। कन्नड़ कवि धीन ने इसे जगत बैठकर या हाथियों का शिकारी कहा था। जग बैठकर कहीं पे मिलता है, कहीं पे जग बैठकर मिलता है, जग बैठकर। तो जग बैठकर कहा था। इसने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। किस पर? तो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य भी लिखा था, और सुधानिधि नाटक। संगम वंश के कुछ अन्य शासक तो देवराय दूते के बाद वीर विजय और मल्लिकार्जुन, प्रौढ़ देवराय भी इसको कहा जाता है, शासक बने। और संगम वंश का जो अंतिम शासक था वो विरूपाक्ष द्वितीय था। तो क्या पूछा जाता है? संगम वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था, जिसे उसके मंत्री सालुव नरसिंह ने अपदस्थ किया था। किसने? तो सालुव नरसिंह विरूपाक्ष द्वितीय का मंत्री था, उसी ने उसे अपदस्थ कर दिया था, यानी कि गद्दी से हटा दिया था। और उसके बाद सालुव वंश की स्थापना हुई। तो सालुव वंश 1485 से 1505। सालुव राजवंश के संस्थापक सालुव नरसिंह थे। तो सालुव वंश की स्थापना सालुव नरसिंह ने की थी। विरूपाक्ष द्वितीय को गद्दी से अपदस्थ करके सालुव वंश की स्थापना की। इन्होंने संगम वंश के पतन के बाद विजयनगर की सत्ता संभाली। किसके? संगम वंश के पतन के बाद विजयनगर की सत्ता संभाली सालुव नरसिंह ने। इस वंश का शासनकाल बहुत छोटा रहा है, तो बहुत छोटा शासनकाल रहा है सालुव वंश का। इस वंश के अंतिम शासक को उनके सेनापति नरसिंह नायक, किसने? नरसिंह नायक यानी कि वीर नरसिंह ने गद्दी से हटा दिया था। अब आता है तुलुव राजवंश और महान शासक कृष्णदेवराय। आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब इसमें शामिल की गई हैं, ठीक? ऐसा कोई फैक्ट नहीं छोड़ा गया जो इंपॉर्टेंट हो। तो तुलुव राजवंश और महान शासक कृष्णदेवराय। वीर नरसिंह, तुलुव राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की। 1505 से 1509 तक इनका शासनकाल रहा। इन्होंने सालुव वंश का अंत कर तुलुव राजवंश की नींव रखी थी वीर नरसिंह ने। अगला है कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कृष्णदेवराय से, देवराय से। तो यह विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध, प्रतापी और महान शासक थे। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध, प्रतापी और महान शासक थे। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। और इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह, क्या क्या कहा गया है? आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधियों से नवाजा गया। किसे? तो कृष्णदेवराय को। और इन्हीं के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और डुआर्टे बारबोसा, खाली बारबोसा याद रख लेना, डुआर्टे यहाँ पे से लिखा है, लेकिन डुआर्टे बारबोसा विजयनगर आए थे। तो डोमिंगो पायस और बारबोसा विजयनगर आए थे किसके शासनकाल में? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में।
और इन्होंने ओडिशा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया। किसने? कृष्णदेव राय ने। और रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया था। उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर कृष्णदेव राय ने कहाँ पे? तो रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया था और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को भी हराया था। और कृष्णदेव राय का शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा गया है? तो इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 महान विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। और इसमें तेनाली रामकृष्ण एक प्रमुख थे। तेनाली रामकृष्ण प्रमुख थे और कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्या? स्वर्ण युग। तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा जाता है। और एक प्रमुख विद्वान थे अल्लादीपदेन। और ये एक प्रमुख संत थे। ठीक, इन्हीं के दरबार में एक प्रमुख विद्वान थे संस्कृत व तेलुगु के। किसके? तो संस्कृत व तेलुगु दोनों भाषाओं के विद्वान थे। संस्कृत व तेलुगु के दोनों भाषाओं के विद्वान थे। साहित्यिक रचनाएं तो कृष्णदेव राय ने स्वयं तेलुगु भाषा में राजनीति पर प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हैं। एक अमुक्तमाल्यद है जो संस्कृत में, और जामवती कल्याणम नाटक की रचना की है। ठीक, अमुक्तमाल्यद और जामवती कल्याणम नाटक की रचना की है। प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद है और जामवती कल्याणम एक नाटक है जिसकी रचना कृष्णदेव राय ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एग्जाम में। अमुक्तमाल्यद हर एग्जाम में आ चुका है। स्थापत्य, इन्होंने विजयनगर में प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर, तो विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण कराया। और इन्होंने अपनी मां के नाम पर नगलपुर नामक नया नगर बसाया था। तो विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कृष्णदेव राय ने कराया था। विट्ठल स्वामी मंदिर पूछा जाता है, हजारा राम मंदिर भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है अच्युत देव राय। तो कृष्णदेव राय के बाद उनके भाई अच्युत देव राय शासक बने। अच्युत देव राय, और इनके ही शासनकाल में, जो अच्युत देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीज विजयनगर आया था। फर्नाओ नूनीज विजयनगर आया था। और इस वंश के जो अंतिम शासक हैं सदाशिव राय थे। कौन थे? तो सदाशिव राय थे, लेकिन वास्तविक सत्ता उनके प्रधानमंत्री राम राय के हाथों में थी। तो तुलुव राजवंश के जो अंतिम शासक थे वो सदाशिव राय थे, और लेकिन वास्तविक सत्ता उनके हाथ में नहीं थी, उनके प्रधानमंत्री राम राय के हाथों में थी। और अब होता है तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध, जिसको राक्षसी तगड़ी युद्ध भी कहा जाता है, 1565 में राक्षसी टांड का युद्ध भी इसको कहा जाता है। और ये कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1565 को हुआ। विजयनगर की बढ़ती हुई राजनीतिक ताकत और बहमनी से अलग हुए राज्यों के बीच क्षेत्रीय प्रभुत्व को लेकर ये हुआ था। किसको लेकर? तो रायचूर दोआब जो था उसको लेकर ये मतभेद थे। एक तरफ विजयनगर साम्राज्य जिसकी सेना का नेतृत्व प्रधानमंत्री राम राय कर रहे थे, और दूसरी तरफ तो 4 मुस्लिम राज्यों का संयुक्त संघ था। एक बीजापुर था, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, जबकि बरार इसमें नहीं था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। वहाँ दे दिया जाता है कौन सा नहीं था और बरार दे दिया जाता है। तो बरार इसमें शामिल नहीं था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। और इस तालीकोटा युद्ध के क्या परिणाम निकले? तो इस भीषण युद्ध में क्या हुआ? विजयनगर की जो निर्णायक पराजय हुई, विजयनगर हार गया और प्रधानमंत्री राम राय को पकड़कर मार डाला गया और राजधानी हम्पी को बुरी तरह लूटा गया और तहस नहस कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, और इससे विजयनगर का वैभव समाप्त हो गया। तो ये परिणाम निकला तालीकोटा युद्ध का। अब आता है अराविडू राजवंश। तो अराविडू राजवंश, तालीकोटा के युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमल ने क्या? पेनुगोड़ा को राजधानी बनाकर अराविडू वंश की नींव डाली। अराविडू वंश की किसको? तो पेनुगोड़ा को राजधानी बनाकर। और इस राजवंश के प्रमुख शासक वेंकटदूत्य थे। तो अराविडू वंश के जो प्रमुख शासक थे वेंकटदूत्य थे, जिनके समय में साम्राज्य और अधिक कमजोर हो गया था। जिनके समय में क्या हुआ? साम्राज्य और अधिक कमजोर हो गया था। और 17वीं शताब्दी के मध्य तक आंतरिक कलह और पड़ोसी राज्यों के आक्रमणों के कारण विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया 17वीं शताब्दी तक।
तो विजयनगर का प्रशासन क्या था? तो विजयनगर में जो केंद्रीय प्रशासन था तो शासन का रूप राजतंत्रात्मक था। विजयनगर में शासन राजतंत्रात्मक था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी और राजा का जो पद था वो वंशानुगत था। कैसा था? वंशानुगत था, यानी कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। शासन राजतंत्रात्मक था और उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। प्रांतीय व्यवस्था क्या थी? तो प्रांतीय, सबसे ऊपर मंडल था जिसे प्रांत कहा गया है। नाडु यानी कि जिला होता था उसके नीचे, फिर स्थल उपजिला होता था और फिर गांव था, ग्राम। ठीक, प्रांत, प्रांत से नीचे जिला, उपजिला और ग्राम। इसको वैसे मंडलम, नाडु, स्थल और गांव कहा गया है। नायकन व्यवस्था क्या थी? तो विजयनगर प्रशासन की सबसे खास जो विशेषता थी वो नायकन प्रणाली ही थी। प्रांतों में सैन्य कमांडरों को, तो प्रांतों में जो सैन्य कमांडर थे उन्हें नायक कहा जाता था और इन्हें वेतन के बदले में जो जमीन दी जाती थी उसे अमरम, क्या कहा जाता था? तो अमरम, अमरम कहा जाता था उसे। आय के क्या साधन रहे? तो भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, जो सामान्यतः उपज का क्या छठा हिस्सा होता था। जो उपज का छठा हिस्सा होता था 1/6 था। और इसके अलावा कर, व्यापार शुल्क और आयात निर्यात पर भी कर वसूले जाते थे। सैन्य संगठन, तो सेना में घुड़सवार सेना, पैदल सेना और हाथियों की सेना शामिल थी। पुर्तगालियों के साथ व्यापार के कारण सेना के लिए घोड़ों का आयात मुख्य रूप से गोवा बंदरगाह के रास्ते से किया जाता था। समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। तो समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, लेकिन ब्राह्मणों का उच्च स्थान था। ब्राह्मणों का उच्च स्थान था। समाज में दास प्रथा का भी प्रचलन था। तो विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा भी प्रचलित थी, वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित थी। और इस बात की जो पुष्टि होती है वो विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी कि निकोलो कॉन्टी और नुनीज के विवरणों से होती है। महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है विजयनगर साम्राज्य में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं महिलाओं की स्थिति को लेकर। तो विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। वे संगीत, नृत्य, कुश्ती और शासन के कार्यों में हिस्सा लेती थी। मंदिरों में देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। मंदिरों में देवदासी प्रथा भी विजयनगर साम्राज्य में थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध मुख्य सिक्का सोने का सिक्का था, जिसे पैगोडा या फिर वरहा कहा जाता था। तो पैगोडा या वरहा विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध एक सोने का सिक्का था। और इसके अलावा फनम और तांबे के सिक्के भी प्रचलित थे। अब आता है हमारा अगला टॉपिक है बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 कब? तो 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। इन्होंने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि और बहमनी वंश की नींव डाली। उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन हसन, वास्तविक नाम जो था वो हसन गंगू था और उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की और बहमनी वंश की स्थापना की। और ये दक्षिण भारत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य था। तो बहमनी साम्राज्य के बारे में क्या पॉइंट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कि बहमनी साम्राज्य जो था वो दक्षिण भारत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य था, जिसने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह करके अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। किसके? तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह करके अपनी स्वतंत्रता जो है वो घोषित की थी। और बहमनी साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। तो गुलबर्गा बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी और बाद में अहमद शाह वली ने गुलबर्गा से जो है राजधानी को स्थानांतरित कर बीदर बनाया और बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा था। अब है बहमनी साम्राज्य का विस्तार और कुछ प्रमुख शासक। तो बहमनी साम्राज्य का शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1347 से 1358 तक शासन करता है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था और इसने अपनी राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 4 भागों में बांटा था। तो बहमनी साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 4 भागों में बांटा था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। गुलबर्गा, वो 4 प्रांत थे, दौलताबाद, बरार और बीदर। तो गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। उसके बाद अगला शासक है मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375। यह हसन बहमन शाह का पुत्र था। विजयनगर साम्राज्य के साथ इसका कड़ा संघर्ष हुआ। तो विजयनगर साम्राज्य के साथ जो संघर्ष हुआ तो वो मोहम्मद शाह प्रथम
का हुआ। और इसी के काल में बारूद का पहली बार दक्षिण भारत में युद्ध के दौरान प्रयोग किए जाने का उल्लेख मिलता है। किसका? तो बारूद का जो पहली बार प्रयोग किए जाने का युद्ध में जो उदाहरण मिलता है, जो भी उल्लेख मिलता है बारूद का पहली बार युद्ध में यूज किए जाने का, तो वो दक्षिण भारत में के युद्ध में, तो वो मोहम्मद शाह प्रथम के समय मिलता है। किसके? तो मोहम्मद शाह प्रथम के समय। ताजुद्दीन फिरोज शाह अगला शासक है। ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422 ईस्वी। ये बहमनी वंश का सबसे विद्वान और खगोल प्रेमी शासक था। सबसे विद्वान और खगोल प्रेमी शासक था ताजुद्दीन फिरोज, बहमनी वंश का। और कई भाषाओं का ज्ञान था। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह को कई भाषाओं का ज्ञान था। यह खगोल शास्त्र का बहुत बड़ा अध्ययन करता था और इसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण भी कराया था। तो दौलताबाद के पास जो एक वेधशाला का निर्माण था वो किसने कराया था? तो ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है। तो दौलताबाद के पास एक वेधशाला किसने बनवाई थी? ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। अगला है अहमद शाह वली। तो अहमद शाह वली 1322 से 1436 ईस्वी। इसे वली या संत कहा जाता था। तो अहमद शाह वली को संत या फिर वली कहा जाता था और ये धार्मिक रूप से उदार और सूफियों का आदर करने वाला था। इसने बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बीदर कर ली थी। तो गुलबर्गा से बीदर राजधानी अहमद शाह वली ने की, ये याद रखना है। अगला आता है मोहम्मद तीर्थ। तो मोहम्मद तीर्थ 1463 से 1482 ईस्वी तक। इस शासन के काल में बहमनी साम्राज्य अपनी सबसे अधिक सीमा तक फैला। सबसे ज़्यादा जो बहमनी साम्राज्य का विस्तार हुआ तो मोहम्मद तीर्थ के समय हुआ है। किसके? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो बहमनी साम्राज्य का विस्तार है तो वो मोहम्मद तीर्थ के समय और अत्यधिक शक्तिशाली भी बना। और इसके प्रधानमंत्री प्रसिद्ध विद्वान व राजनेता तो कौन थे? ख्वाजा जहां महमूद गवा। ख्वाजा जहां महमूद गवा थे इसके प्रसिद्ध प्रधानमंत्री और विद्वान। महमूद गवा का योगदान और प्रशासन क्या रहा? तो महमूद गवा बहमनी साम्राज्य का एक महान प्रधानमंत्री और वजीर था। इसने बहमनी साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य स्थिति को बहुत मजबूत किया और इसने प्रांतों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी? तो जो 4 प्रांत थे उनसे बढ़ाकर 8 कर दी थी और प्रशासनिक नियंत्रण को कड़ा किया। तो प्रांतों की संख्या बढ़ाकर 4 से 8 कर दी और प्रशासनिक जो नियंत्रण था उसको कड़ा किया और इसने शाही सेना को क्या किया? मजबूत किया। इसने शाही सेना को मजबूत किया और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। इसकी योग्यता से चलकर दरबार के विरोधी अमीरों ने सुल्तान को भड़का दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1481 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद तीर्थ ने महमूद गवा को फांसी की सजा दिलवा दी। और महमूद गवा की मृत्यु के साथ ही बहमनी साम्राज्य का पतन तेजी से शुरू हो गया। बहमनी राज्य का 5 स्वतंत्र राज्यों में विघटन हुआ। बहमनी साम्राज्य का इसके बाद पतन हुआ तो 5 स्वतंत्र राज्य बने। 16वीं शताब्दी की शुरुआत तक बहमनी साम्राज्य कमजोर हो गया और यह 5 अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में बट गया। बीजापुर पहला था, बीजापुर आदिल शाही वंश। यहाँ पर आदिल शाही वंश का शासन था। तो इसकी स्थापना किसमें होती है? 1489 में होती है और संस्थापक तो यूसुफ आदिल शाह था। बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। आदिल शाही वंश का शासन था यहाँ पर। और विशेष गोल गुंबद यही बीजापुर में स्थित है। तो गोल गुंबद बीजापुर में ही स्थित है। अहमदनगर दूसरा है। अहमदनगर पर निजाम शाही वंश का शासन था और अहमदनगर की स्थापना 1490 में हुई और इसका संस्थापक मलिक अहमद था। बरार में इमाद शाही वंश था और बरार की भी स्थापना 1490 में हुई और बरार का संस्थापक फतेउल्लाह इमाद शाह था। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश का शासन था और गोलकुंडा की स्थापना 1512 में हुई। कहाँ पे? तो 1512 में हुई। संस्थापक कुली कुतुब शाह थे और जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था वो यही गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था। अगला है बीदर। तो बीदर की स्थापना 1527 में हुई और इसके संस्थापक तो अमीर अली बरीद था। अमीर अली बरीद और बरीद शाही वंश का शासन था। तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दिया गया है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? या तो मिलान के लिए बनेगा या फिर
मिलान की तिरही लिखे आएंगे, उसमें पूछा जाएगा कौन सा सही नहीं है। तो या तो इनके वंश के नाम लिखे आएंगे इनके साथ में, अहमदनगर में कौन सा वंश था या फिर इनके संस्थापक कौन थे। सिर्फ यही क्वेश्चन यहाँ से जो है बनता है। और अब आते हैं अन्य प्रांतीय राजवंश। तो जौनपुर, मालवा, गुजरात, खानदेश, सिंध, कश्मीर, बंगाल एवं मेवाड़। जौनपुर, तो जौनपुर सरकी राजवंश। जौनपुर की स्थापना, जौनपुर नगर की स्थापना किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खां की स्मृति में की थी। सरकी राजवंश की स्थापना, तो जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना 1394 ईस्वी में किसने, तो मलिक सरवर, ख्वाजा जहां भी कहा जाता है इसको, तो मलिक सरवर ने की थी। और मलिक सरवर को सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक ने मलिक उस सर्क, पूर्व का स्वामी, मलिक उस सर्क की उपाधि दी थी। तो मलिक उस सर्क की जो उपाधि थी मलिक सरवर को किसने दी थी, तो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक ने दी थी। प्रमुख शासक, तो इब्राहिम शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी। तो सरकी वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक था इब्राहिम शाह सरकी। और इसके शासनकाल में जौनपुर में इस्लामिक शिक्षा, कला और संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ, जिसके कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा। भारत का सिराज कहा जाने लगा जौनपुर को। तो इसी के कारण किसके, तो इब्राहिम शाह सरकी के समय जो जौनपुर का विकास हुआ था। और इसके शासनकाल में प्रसिद्ध अटाला मस्जिद, तो अटाला मस्जिद का निर्माण जौनपुर में करवाया था। इसका निर्माण 1408 में इब्राहिम शाह द्वारा इब्राहिम नायक की योजना पर हुआ था। तो जौनपुर में जो अटाला मस्जिद बनी थी तो वो इब्राहिम शाह सरकी के शासनकाल में ही बनी थी। जौनपुर में जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह सरकी के शासनकाल में हुआ था। हुसैन शाह सरकी के शासनकाल में करवाया था। और प्रसिद्ध झांसी मस्जिद, तो झांसी मस्जिद का निर्माण भी इसी के काल में इब्राहिम शाह सरकी द्वारा करवाया गया था। इब्राहिम शाह सरकी द्वारा करवाया गया था। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह सरकी की रानी द्वारा करवाया गया था। किसके, तो मोहम्मद शाह सरकी की रानी ने करवाया था लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण। तो जौनपुर के अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी, और इन्होंने बहलोल लोदी ने किसने पराजित किया था और जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अभिन्न अंग बना लिया था। सिकंदर लोदी ने अपने भाई बारबक शाह को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था। अब अगला आता है मालवा। तो मालवा को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र करके एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने वाला कौन था, तो दिलावर खान था। दिलावर खान था जो 1401 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा इसने की थी, 1401 में। तो हुसैन शाह 1405 से 1435 तक, और दिलावर खान के पुत्र अल्प खान ने हुसैन शाह की उपाधि धारण कर गद्दी संभाली थी। और इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी धार से स्थानांतरित करके मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ से वैसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना तो चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो हुसैन शाह के शासनकाल में मांडू में प्रसिद्ध हिंडोला महल और जहाज महल का निर्माण करवाया गया था। मालवा का प्रसिद्ध होशंगाबाद नगर, तो मालवा का प्रसिद्ध होशंगाबाद नगर भी इसी हुसैन शाह द्वारा बसाया गया था। तो ये है जहाज महल और ये है हिंडोला महल। अब खिलजी वंश महमूद खां, तो मालवा में महमूद खां ने महमूद शाह खिलजी की उपाधि धारण कर खिलजी वंश की नींव डाली। और महमूद खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर विजय के स्मारक के रूप में मांडू में एक 7 मंजिला मीनार का निर्माण करवाया था। तो जो निर्माण कराया था। अंतिम शासक, तो मालवा के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था, तो बाज बहादुर था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। मालवा का अंतिम शासक बाज बहादुर था। और मुगल बादशाह अकबर के सेनापतियों आदम खां ने बाज बहादुर को पराजित किया और मालवा को 1562 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1562 में बाज बहादुर और रानी रूपमवती, तो रूपमवती की मजार कहाँ पे, तो मांडू में है। तो बाज बहादुर और रानी रूपमवती की मजार मांडू में है। अगला आता है गुजरात। तो गुजरात में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना 1407 में जफर खान, किसने, तो जफर खान ने की थी, जिसने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की थी। अहमद शाह, इसका जो शासक था अहमद शाह, इस वंश का पहला वास्तविक और महान शासक तो अहमद शाह था। कहाँ का, गुजरात का। और इसे पाटन के निकट साबरमती नदी के किनारे
बाद शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी पाटन से हटाकर अहमदाबाद की। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अहमद शाह, तो गुजरात का शासक अहमद शाह जो वास्तविक शासक था और महान शासक था वो अहमद शाह था, और इसने पाटन के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी। अहमदाबाद नगर बसाया था और फिर अपनी राजधानी जो गुजरात की राजधानी थी पाटन से हटाकर अहमदाबाद स्थानांतरित की थी। इसने राज्य में जैन मंदिरों को संरक्षण दिया और प्रशासनिक सुधार किए। तो अहमद शाह ने जैन मंदिरों को भी संरक्षण दिया था। अहमद शाह ने जैन मंदिरों को भी संरक्षण दिया था। महमूद बेगड़ा, तो महमूद बेगड़ा ये गुजरात का सबसे अधिक प्रतापी, पराक्रमी और प्रसिद्ध शासक था। यह गुजरात का सबसे अधिक प्रतापी, पराक्रमी और प्रसिद्ध शासक था महमूद बेगड़ा। और इसे बेगड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने गिरनार, जूनागढ़ और चंपानेर के 2 सबसे मजबूत किलों को जीत लिया था। 2 गढ़ जीतने के कारण इसे बेगड़ा कहा गया है। बेगड़ा कहा गया है, महमूद बेगड़ा। और इसने गिरनार के पास मुस्तफाबाद और चंपानेर के पास मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाए थे। तो मुस्तफाबाद और मोहम्मदाबाद नगर जो है वो किसने बसाए थे? तो महमूद बेगड़ा ने। पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने इसे उसके शासनकाल का विस्तृत वर्णन किया है। महमूद बेगड़ा के शासनकाल का विस्तृत वर्णन किया है तो पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने। और अंत गुजरात के अंतिम स्वतंत्र शासक मुजफ्फर शाह तीर्थ था। और 1572 में मुगल सम्राट अकबर ने अपने गुजरात अभियान के दौरान इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और इसी अभियान के दौरान अकबर ने जीवन में पहली बार समुद्र देखा था। अकबर ने पहली बार जो है समुद्र देखा था। अगला है खानदेश। तो तुगलक वंश के पतन के समय मलिक राजा फारूकी ने खानदेश ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में खानदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और खानदेश की राजधानी तो बुरहानपुर थी। राजधानी कहाँ थी? तो बुरहानपुर थी। तो ऐसे फैक्ट की मेन फैक्ट याद रखो, इन टॉपिक के ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा तो। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और इसका मुख्य दुर्ग असीरगढ़ था। इंपॉर्टेंट है। इस वंश के जो सबसे प्रतापी राजा नशीर खान, कौन? तो नशीर खान थे जिन्होंने असीरगढ़ के किले पर अधिकार किया था और खानदेश नाम से स्वतंत्र सिक्का भी चलाया था। तो सबसे प्रतापी राजा नशीर खान थे खानदेश के, जिन्होंने असीरगढ़ के किले पर अधिकार किया था और खानदेश नाम से स्वतंत्र सिक्का चलाया था। 1601 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने असीरगढ़ के प्रसिद्ध किले को जीतकर खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और यह अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। अगला है कश्मीर। तो कश्मीर में स्वतंत्र हिंदू एवं मुस्लिम राजवंश की स्थापना सबसे पहले किसने? तो शाहमीर ने 1339 में की थी, जिसने शमसुद्दीन शाहमीर की उपाधि धारण की थी। तो शमसुद्दीन शाहमीर की उपाधि जो है वो धारण की थी। जैनुल आबदीन 1420 से 1470। जैनुल आबदीन यह कश्मीर का सबसे महान, लोकप्रिय और उदार शासक था। अपनी धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अपनी धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किसे? तो जैनुल आबदीन को। इसने कश्मीर में सती प्रथा पर प्रतिबंध हटाया। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध हटाया कश्मीर में, और जजिया कर समाप्त किया और हिंदुओं को उनके मंदिर पुनर्निर्मित करने की भी स्वतंत्रता दी। और इसके शासनकाल में महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया है। तो महाभारत और राजतरंगिणी का जो फारसी में अनुवाद है वो जैनुल आबदीन के शासनकाल में किया गया। और वुलर झील में प्रसिद्ध जैन लंका नामक कृत्रिम झील का निर्माण भी करवाया। किसका? तो जैन लंका। वुलर झील में जो जैन लंका नामक कृत्रिम द्वीप बना उसका निर्माण जैनुल आबदीन ने कराया था। 1586 में मुगल सम्राट अकबर ने कश्मीर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और अगला है बंगाल। 1342 में शमसुद्दीन इलियास शाह ने बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों को एकजुट कर एक स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की और शाह-ए-बंगाल की उपाधि धारण की। शाह-ए-बंगाल की उपाधि धारण की किसने? तो शमसुद्दीन इलियास शाह ने।
गयासुद्दीन आजम शाह यह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। गयासुद्दीन आजम शाह किस लिए प्रसिद्ध था? तो अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था और इसके शासनकाल को फारसी के महान कवि हाफिज के साथ पत्राचार के साक्ष्य मिलते हैं। राजा गणेश का उत्थान। तो इलियास शाही वंश के कमजोर होने के बाद बंगाल में राजा गणेश नामक एक हिंदू जमींदार ने सत्ता पर अधिकार कर लिया और जिसके बाद उसके पुत्र जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने इस्लाम अपनाकर शासन किया। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने इस्लाम अपना लिया और अलाउद्दीन हुसैन शाही वंश की स्थापना की और यह इस काल का सबसे महान और लोकप्रिय शासक रहा, अलाउद्दीन हुसैन शाह। इसके शासनकाल को बंगाल की कला, संगीत और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। क्या माना जाता है? तो स्वर्ण युग माना जाता है। अलाउद्दीन हुसैन शाह, इसके शासनकाल को बंगाल की कला, संगीत और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इसने प्रसिद्ध भक्ति संत चैतन्य महाप्रभु को अपने राज्य में पूर्ण संरक्षण और आदर प्रदान किया। तो इसने प्रसिद्ध भक्ति संत चैतन्य महाप्रभु को संरक्षण दिया। किसने? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। और इसके शासनकाल में पांडुआ की प्रसिद्ध अदीना मस्जिद, कौन सी? तो पांडुआ की प्रसिद्ध अदीना मस्जिद और अन्य वास्तुकला के कार्यों का विकास हुआ। तो अदीना की मस्जिद का। और बंगाल में अंततः 576 में मुगल बादशाह अकबर के सेनापति मुनीम खां और दाऊद खां कर्रानी को पराजित करने के बाद मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। अगला है मेवाड़। तो राजस्थान का मेवाड़ राज्य अपनी वीरता, स्वाधीनता और अटूट पराक्रम और सांस्कृतिक गौरव के लिए संपूर्ण भारत में द्वितीय स्थान रखता था। ये मुख्य रूप से गुहिल राजवंश और बाद में उसकी प्रमुख सिसोदिया शाखा का शासन रहा। किसका? तो सिसोदिया शाखा का। राणा कुंभकर्ण भी कहा गया। राणा कुंभा ये मेवाड़ के सबसे प्रतापी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रतापी, पराक्रमी और विद्वान राजाओं में गिने जाते हैं और इन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया था। तो मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया और इस ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चित्तौड़गढ़ के किले में एक प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ का भव्य निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा स्वयं एक महान लेखक और संगीतज्ञ थे और उन्होंने संगीत मीमांसा और शुद्ध प्रबंध जिसे उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे और जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखी। किसकी? तो जयदेव की गीत गोविंद पर एक टीका भी लिखी। अगला है राणा सांगा, संग्राम सिंह। राणा सांगा तो मेवाड़ के महान योद्धा और चक्रवर्ती शासक थे। राणा सांगा जिनके शरीर पर तलवार और तीरों के 80 घाव थे और इन्होंने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था। तो इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था राणा सांगा ने। 1527 में भारत में मुगल सत्ता की स्थापना करने वाले बाबर के साथ उनका अत्यंत भीषण और ऐतिहासिक खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध राणा सांगा और इसके तो बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में। महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के स्वाभिमान, त्याग और स्वतंत्रता के जीवंत प्रतीक थे और 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर की विशाल सेना के विरुद्ध उनका प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था और उन्होंने अपने जीवन काल में तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए भी मुगलों की जो अधीनता थी वो स्वीकार नहीं की थी। और यहाँ हमारे सभी राज्य समाप्त हुए।